हमारी चल रही थी यूनिट 6 रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हमने काफी टॉपिक पढ़ लिए थे। लास्ट टॉपिक जो हमारा चल रहा था वो चल रहा था रिफ्रैक्शन ऑफ ए कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस। क्या देखा था हमने? एक रिफ्रैक्टिंग कॉन्वेक्स सरफेस है ए, पी और क्यू, जिसकी इस साइड रेयर मीडियम है जिसे एयर मान रखा है, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1 है। इधर डेंसर मीडियम है जो ग्लास की फॉर्म में है, यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2 है। ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेयर मीडियम में, प्रिंसिपल एक्सिस के पॉइंट ओ पर। तो एन से ओ की डिस्टेंस जिसे हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहते हैं यू, इमेज बन रही है आई पर। पी से आई की डिस्टेंस जिसे हम इमेज डिस्टेंस कहते हैं वी। पी से सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये बन जाती है आपकी ये रेडियस ऑफ कर्वेचर आर। हमने इन तीनों में रिलेशन निकाला था। मेन चीज यहाँ ध्यान देने की है कि इस समय लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। कहाँ? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में। तो इस समय रिफ्रैक्टिव सरफेस से जो रिलेशन बन रहा है वो बन रहा है आपके पास म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन आर। म्यू क्या है? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर। वी इमेज डिस्टेंस, यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आर रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये फॉर्मूला कब अप्लाई हो रहा है? जब लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर हो रही है। इस चीज को सिर्फ ध्यान रखना है, क्योंकि हम जो आगे टॉपिक पढ़ने जाएंगे उसमें यही फॉर्मूला डायरेक्टली अप्लाई किया जाए। तो हमारा आज का जो टॉपिक है जिसे हम कहते हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, मोस्ट इंपॉर्टेंट और देसी। द फॉर्मूला or equation giving a relationship between the focal length f, refractive index of the material mu and the radius of curvature of refracting surface r1 and r2 is known as lens maker formula। इसका मतलब लेंस मेकर फॉर्मूले में जो रिलेशन है किस किस के बीच में? स्मॉल एफ फोकल लेंथ, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। सरफेस जब लेंस की तरफ वर्क करेगी तो एक सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r1, दूसरी सरफेस की रेडियस ऑफ कर्वेचर r2। तो हमारे को जो फॉर्मूला ड्राइव करना है वो करना है 1 अपॉन एफ और 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। रिलेशन बनता है म्यू माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। देखा जाए तो रिलेशन यू वी म्यू और r1 r2 में, या एफ म्यू r1 r2 में रिलेशन। जैसे जैसे थ्योरी को देखेंगे डायग्राम पे फोकस करते चलना। कंसिडर ए लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ म्यू2। इसका मतलब यहाँ जो ग्लास का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेंस जिस मटेरियल से बना है, किससे बना हुआ है? ग्लास से। और ग्लास का जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना है? म्यू2। तो निश्चित है इसके बाहर जो पोर्शन है वहां एयर होगी, रेयर मीडियम होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा म्यू1। कंसिडर ए लेंस मेड ऑफ ए मटेरियल ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू2। दिस लेंस इज प्लेस्ड इन द मीडियम ऑफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू1। इसका मतलब जो ग्लास से बना लेंस है वो हमने एयर में रख रखा है। द लेंस इज बाउंडेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस। दो स्फेरिकल सरफेस दिखाई दे रही है आपको, कौन कौन सी? एक्स p1y एंड एक्स p2y। द लेंस इज बाउंडेड ऑफ टू स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर xp1y xp2y, जिनकी रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने मान ली r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली।
निश्चित है यहाँ रिफ्रैक्शन दो सरफेस से होगा, एक xp1y से भी होगा, एक xp2y से भी होगा। तो फर्स्ट हम देख रहे हैं रिफ्रैक्शन किससे ले रहे हैं, रिफ्रैक्शन एट सरफेस xp1y। अब डायग्राम में चले, xp1y और xp2y दो स्फेरिकल सरफेस है जो लेंस बाउंड कर रही है। लेंस कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। लेंस जिस मटेरियल से बना है वो ग्लास है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1। दिस इज ओ सी, ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस है। तो दिखाई दे रहा है ओ इज ए पॉइंट सोर्स जहां से इंसिडेंट होने वाली रेज ओ ए xp1y पर इंसिडेंट हो रही है। निश्चित है यहां जब ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो नॉर्मल से क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी और पाथ फॉलो करेगी ए बी। जैसे पॉइंट बी पर पहुंचेगी, पॉइंट बी की जगह स्फेरिकल सरफेस xp2 है, तो निश्चित है यहाँ डेंसर मीडियम और यहाँ रेयर मीडियम, इसका मतलब फिर वो वापस ट्रेवल होगी डेंसर टू रेयर, इसका मतलब फिर नॉर्मल से डिफ्लेक्ट होगी और पॉइंट किस पॉइंट पे जाकर इंडिकेट होगी, I1 पर, जहां O की इमेज बनेगी I1। पॉइंट ए की बात करें चाहे पॉइंट बी की बात करें, पॉइंट बी को यदि मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलाता हूं तो ये लाइन नॉर्मल की तरह वर्क करती है। तो इस पॉइंट बी पर दो नॉर्मल दिखाए गए हैं, सेंटर C1 से भी नॉर्मल है, सेंटर C2 से भी नॉर्मल है। अगर हम सिर्फ xp1y और xp2y की बात करेंगे तो एक समय हम xp1y को प्रेजेंस मानेंगे, एक समय हम xp2y को एब्सेंट मानेंगे। जब ये एब्सेंट होगी तो निश्चित है ये I इस सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा और I1 ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा तो I इसकी इमेज बनेगी। ये फर्स्ट इमेज, ये सेकंड इमेज। C1 सेंटर ऑफ, ये ऑप्टिकल सेंटर से C1 की डिस्टेंस R1, ऑप्टिकल सेंटर से C2 की डिस्टेंस R2। O को हमने ऑब्जेक्ट माना है तो सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस U, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस V, पार्शियल इमेज जो बन रही है I1 उसकी इमेज हमने मान ली इमेज डिस्टेंस V1। फर्स्ट ले लिया हमने रिफ्रैक्शन ऑफ सरफेस xp1y, जो स्फेरिकल सरफेस है उससे रिफ्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं। निश्चित है इस समय जो पॉइंट O है या पॉइंट सोर्स O है वो ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगा। OA मैंने बताया था इंसिडेंट रे है। I1 जो इसके कारण बन रहा है, अब किस कंडीशन में, जब हम xp2y को एब्सेंट मान रहे हैं, इज द रियल इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट O व्हेन सेकंड सरफेस, इंपॉर्टेंट है कौन सी जो मैंने बताई थी, xp2y इज एब्सेंट। I1 कब बन रहा है, जब xp2y जो रिफ्लेक्टिव सरफेस है उसे एब्सेंट माना गया है। तो निश्चित है इस समय OA इंसिडेंट रे है, तो ये जो रेज है ये रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। इमेज डिस्टेंस आपके यूज में जो आएगी बन जाएगी V1, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो काम में आएगी U1, और जब हम इस सरफेस को बात कर रहे हैं तो निश्चित है इस समय जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो काम में आएगी आपके R1। फॉर्मूला देखें, मैंने पहले भी कहा था μ/v -1/u दिस इक्वल टू μ-1/r। यहां बात करें इन फॉर्म ऑफ μ2 - 1, देखें ऊपर जब हमने चेंज किया था फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला हमारे पास आया था μ2/v -μ1/u दिस इक्वल टू μ2 - μ1/r1। 2 पहले आ रहा है, 1 बाद में जा रहा है, और जो 2 वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसके नीचे तो आ रही है इमेज डिस्टेंस, 1 वाले के नीचे आ रही है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। कब, जब इंसिडेंट रे जो है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो यहाँ पे भी जब हम xp2y को एब्सेंट मान रहे हैं तो यहाँ पर भी जो आपके लाइट रेज है वो रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। सेम पोर्शन या सेम फॉर्मूला काम में आएगा μ2/v -μ1/u दिस इक्वल टू μ2 - μ1/r1। अब इस समय जो कंडीशंस फॉलो हो रही है उसके अकॉर्डिंग u
वर्क करेगा यू की तरह, बट इमेज डिस्टेंस जो वर्क करेगी वो I1 पे बन रही है, इसलिए इमेज डिस्टेंस हम रिप्लेस कर देंगे V1 से। यहाँ जो फॉर्मूला बन जाएगा μ2 अपॉन V1 माइनस μ1 अपॉन U दिस इक्वल टू μ2 माइनस μ1। यहाँ जो R1 है वो R1 की तरफ फॉलो हो रहा है, इसे हमने इक्वेशन नंबर ए करके कांस्टेंट कर दिया। अभी हमने जब बात करी तो रिफ्रैक्शन एट सरफेस एक्स P1 y की बात करी थी, जब एक्स P2 y को एब्सेंट माना गया था। रिफ्रैक्शन एट सरफेस, अब रिफ्रैक्शन एक्स P2 y से भी हो रहा है। देखिए फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस जो एक्स P2 y दिखाई दे रही है, जिसकी आपके रेडियस ऑफ कर्वेचर हमने R1 फॉलो की, देन I1 क्या, ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है किसके कारण, एक्स P1 y के कारण, वो एक्स P2 y सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट की तरह वर्क करेगी। क्या लिख रखा है, फॉर रिफ्रैक्शन एट सेकंड सरफेस एक्स P2 y I1 एक्ट एज ए वर्चुअल ऑब्जेक्ट प्लेस इन ए डेंसर मीडियम μ2 and I is the real image of object I1। तो यहां अब उल्टा हो जाएगा, अब जो है इंसिडेंट रे डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगी। तो देखें 1-2 की जगह क्या काम आएगा, 2-1 की फॉर्म में चेंज हो जाएगा। देखो μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन u दिस इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। ये इस समय का फॉर्मूला बन गया। यहां ध्यान दें तो μ1 अपॉन v तो v है, बट μ2 अपॉन u हमने कहा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, बट इस समय I1 ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, तो जो इमेज डिस्टेंस वही ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉलो करेगी। तो यहाँ μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 दिस इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी। इक्वेशन ए हमने सरफेस काम में ली थी एक्स P1 y के लिए, इक्वेशन बी फॉलो करी हमने सरफेस एक्स P2 y के लिए। एक्स P2 y की जब बात कर रहे हैं उस समय एक्स P1 y को एब्सेंट नहीं मान रहे, दोनों ही प्रेजेंट। ऐड द इक्वेशन ए एंड बी, इक्वेशन ए और बी को ऐड किया जाए। इक्वेशन ए में लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड ऐड करें। इक्वेशन ए थी हमारे पास μ2 अपॉन v1 माइनस μ1 अपॉन u दिस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1। इक्वेशन बी जो थी हमारे पास μ1 अपॉन v माइनस μ2 अपॉन v1 दिस इक्वल टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। गौर से देखें तो μ2 अपॉन v1 पॉजिटिव और ये नेगेटिव आपस में कैंसिल हो गए। यहाँ जो चल रहा है μ2 माइनस μ1 अपॉन r1, यहाँ चल रहा है μ1 माइनस μ2 अपॉन r2। इसको अगर मैं इंटरचेंज कर दूं, देन नेगेटिव कॉमन ले लिया, दोनों सेम हो गए, तो बचा क्या रह गया, μ1 अपॉन v माइनस μ1 अपॉन u दिस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 अपॉन r1 माइनस टाइम्स ऑफ μ2 माइनस μ1 अपॉन r2। दोनों लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में μ1 कॉमन आ रहा है, ये μ1 को कॉमन ले लिया। ऐसे राइट हैंड साइड में μ2 माइनस μ1 दोनों स्टेप में कॉमन आ रहा है, इसको कॉमन, यहाँ से बचा रह गया μ1 कॉमन लेने पर 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दिस इक्वल टू μ2 माइनस μ1 कॉमन आ गया 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। इस ब्रैकेट में से भी μ1 कॉमन ले लिया जाए तो बन जाएगा μ1 से μ1 कैंसिल 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दिस इक्वल टू μ2 अपॉन μ1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। और हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन में पहले पढ़ चुके थे, μ2 अपॉन μ1 को रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू लिखा जा सकता है। तो ये बन गया म्यू, फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये पहला फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ u v म्यू एंड r1 r2। कॉन्वेक्स लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u दिस इक्वल 1 अपॉन f। इसका मतलब फोकल लेंथ की टर्म्स में इसे रिप्लेस किया जा सकता है कि 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u को रिप्लेस कर देंगे 1 अपॉन f से। फॉर्मूला बन गया 1 अपॉन f दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ये सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ f म्यू एंड r1 r2। तो ये दोनों फॉर्मूले आपके क्या कहलाते हैं, लेंस मेकर फॉर्मूले कहलाते हैं। ये u v r और म्यू में रिलेशन शो कर रहा है, ये f म्यू और r1 r2 में रिलेशन शो। नोट वाली बात देखें, नोट क्या कह रहा है कि फॉर्मूले में देखा जाए तो 1 अपॉन f दिस इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। कुल मिला के देखें तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और जो लेंस काम में आ रहा है, चाहे वो कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो, फोकल लेंथ और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन रख रहे हैं। f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन म्यू।
और कॉचीज फॉर्मूला हमने पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था? स्कैटरिंग में, 11th क्लास में जब हम स्कैटरिंग टॉपिक पढ़ा था तो पढ़ा था हमने म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा टू द पावर 2 या लैम्डा स्क्वायर। तो अगर मैं एफ म्यू और लैम्डा को आपस में कन्वर्ट करता हूं तो एफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, सो द एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा स्क्वायर। इसका मतलब फोकल लेंथ और लैम्डा वेवलेंथ, जो इंसिडेंट रे की वेवलेंथ है, उनमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है। हेंस क्वेश्चन आया हुआ इस पे कि अगर मैं बात करता हूं लैम्डा वेवलेंथ की, हम जानते हैं हर कलर की वेवलेंथ अलग अलग होती है, तो जब बात फॉर्मूले की आई थी तब क्वेश्चन बना था रेड और ब्लू वेव्स के लिए। तो निश्चित है लैम्डा रे, ये लैम्डा रेड की जो वेवलेंथ है ब्लू की वेवलेंथ की कंपैरिजन में ज्यादा होती है, तो लैम्डा आर इज ग्रेटर देन लैम्डा बी। सो द फोकल लेंथ, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, लैम्डा आर ज्यादा है लैम्डा बी से, तो निश्चित है एफ बी, एफ आर ज्यादा होगा एफ बी। So the focal length of a lens is increased when red light is used। इसका मतलब जब भी हम लेंस में रेड लाइट यूज करेंगे तो उस लेंस के लिए फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ जाता है द थिन लेंस फॉर्मूला, या द रिलेशन बिटवीन यू वी और एफ, जो हमने अभी पढ़ा है फॉर्मूले में, कौन सा था? 1/v माइनस 1/u दिस इक्वल टू 1/f। तो हम लेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं, थिन लेंस फॉर्मूला निकाल रहे हैं कॉनकेव लेंस के लिए। तो ये कॉनकेव लेंस दिखाई दे रहा है, कॉनकेव लेंस में यहाँ ऑब्जेक्ट ए भी दिखाई दे रहा है, यहाँ उसकी इमेज ए डैश बी डैश दिखाई दे रही है। तो दो रेज है, कौन सी? एक वर्टेक्स बी से चलने वाली जो रेज है, जो पहले से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, हम जानते हैं ऑप्टिकल लेंस से रिफ्रैक्ट होने के बाद ये फोकस से पास आउट होगी, एक जो ऑप्टिकल सेंटर से पास आउट होगी बिना डिफ्लेक्ट हुए सीधे निकल जाएगी, दोनों एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगी वहां ऑब्जेक्ट ए बी की रियल इमेज ए डैश बी डैश इन्वर्ट बनेगी। तो ऑप्टिकल सेंटर सी से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस यू, ऑप्टिकल सेंटर से इमेज की डिस्टेंस वी, तो हमें रिलेशन किसके बीच में निकालना है? यू वी एंड एफ के बीच में। डायग्राम को गौर से देखें तो इसमें दिखाई दे रहा है ट्रायंगल ए बी सी। गौर से देखिए, ये ट्रायंगल ए, ये पॉइंट बी और ये सी। इसकी सिमिलर ट्रायंगल कौन सा बन जाएगा? ए डैश बी डैश और सी। क्यों? हाइपोटेन्यूज कॉमन है, बेस कॉमन है, इसमें भी एक रेक्टेंगल है, इसमें भी एक रेक्टेंगल है, तो दो आर्म और एक एंगल सेम होने की वजह से ये दोनों जो कहला रहे हैं वो सिमिलर कहला रहे हैं। सिमिलर है तो इस ट्रायंगल में दो आर्म का रेशियो उस ट्रायंगल में उन्हीं दो आर्म के रेशियो के इक्वल रहेगा। तो इसमें जब भी हमने इस टाइप का सिमिलर ट्रायंगल उठाए तो हमने हमेशा परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो लिया है। तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो ए बी अपॉन ए सी, यह बन जाएगा ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश सी। तो हमने रिलेशन निकाला ए बी अपॉन ए सी दिस इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन, इंटरचेंज कर दिया जाए तो यहाँ ए बी के नीचे ए डैश बी डैश को ला रहे हैं तो ए सी इसकी जगह कन्वर्ट हो जाएगा, बन जाएगा फॉर्मूला ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस इक्वल टू ए सी अपॉन ए डैश सी। नंबर एक करके छोड़ दिया। सेम यहाँ देखें वापस सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे हैं, कौन कौन से? ये रहा डी सी एफ एंड ए डैश बी डैश एफ, दिख रहे दोनों, ये दोनों सिमिलर, तो इसमें भी रेशियो ले लिया। देखें सी डी अपॉन सी एफ दिस इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए एफ। गौर से देखिए सी डी डिस्टेंस, सी से डी की डिस्टेंस पैरेलल होने की वजह से वही डिस्टेंस है जो ए बी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब सी से डी की डिस्टेंस जो सी डी है उससे रिप्लेस किया जा सकता है ए बी से, तो हमने सी डी को किससे रिप्लेस कर दिया यहाँ पे? ए बी से। फॉर्मूला बन जाएगा ए बी अपॉन सी एफ दिस इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए डैश एफ। वापस उसी प्रकार से इसे इंटरचेंज करें तो ए बी जो ऑब्जेक्ट साइज है उसके जब इमेज साइज को लिया है तो ए बी अपॉन ए डैश बी डैश दिस इक्वल टू सी एफ अपॉन ए डैश एफ। अब ए डैश एफ को गौर से देखें, ए डैश एफ ये वाली डिस्टेंस जो अननोन है, हमारे पास जो नोन है एक तो वी है और सी से एफ तक की डिस्टेंस एफ नोन है। इसका मतलब एफ से ए डैश तक की डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं सी ए डैश माइनस सी एफ, तो हम इसे रिप्लेस कर दिया, देखो यहाँ पे ए डैश सी माइनस सी एफ। अब जो जो इमेज हम जानते हैं डायग्राम के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है, ए से सी की डिस्टेंस माइनस यू, ए डैश सी दिस इज वी, सी से एफ दिस इज एफ। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट किया जाए तो u अपॉन वी विथ नेगेटिव साइन दिस इक्वल टू एफ अपॉन वी माइनस एफ।
v माइनस एफ में नेगेटिव कॉमन, तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, तो u अपॉन वी इज इक्वल टू एफ अपॉन एफ माइनस वी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और दोनों साइड यूवीएफ से डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन एफ दिस इक्वल टू 1 अपॉन यू। या इंटरचेंज करने पर 1 अपॉन एफ दिस इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। ये कहलाता है थिन लेंस फॉर्मूला या रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ फॉर द थिन लेंस। नेक्स्ट आ जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। पहले भी कर चुके लीनियर मैग्निफिकेशन, स्मॉल एम से रिप्रेजेंट किया जाता है साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट आई अपॉन ओ, जैसे ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। अब ए डैश बी डैश अपॉन ए बी की रेशियो हमने ऊपर जो निकाली है और भी फॉर्मूले दो रेशियो थे, एक सीधा बन जाता है ए बी अपॉन ए डैश, हमने पढ़ा था माइनस यू अपॉन वी, इसको उल्टा कर दें तो ये बन जाएगा मैग्निफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला इज फॉर टर्म्स ऑफ यू वी ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लीनियर मैग्निफिकेशन का फर्स्ट फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वी एंड यू फॉर्मूला कहलाता है m इक्वल टू माइनस वी अपॉन। सिमिलरली जब सेकंड फॉर्मूला हमने ड्राइव किया तो यहाँ फॉर्मूला हमने निकाला था f अपॉन वी माइनस एफ, उल्टा करने तो a डैश बी डैश अपॉन वी मैग्निफिकेशन का सेकंड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ वी एफ v माइनस एफ अपॉन एफ। ऐसे हम अगर इंटरचेंज करें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो थर्ड फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ यू एफ भी लिखा जा सकता है f माइनस एफ अपॉन एफ माइनस। ये तीन फॉर्मूले हैं जो हमें लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ थिन लेंस को शो करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पावर ऑफ लेंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, न्यूमेरिकल जो है शॉर्ट न्यूमेरिकल, इसी टॉपिक पर आते हैं। थैंक यू।